नमस्कार। आज हम एक काफी दिलचस्प टूल पर बात करने वाले हैं। N8N, मतलब N@N। हाँ। ये सिर्फ कोई आम ऑटोमेशन टूल नहीं है। इसकी खास बात यह है कि ये बिजनेस प्रोसेसेस को ऑटोमेट तो करता ही है, साथ में AI यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की पावर को भी इंटीग्रेट करता है। हम्म। इसके लिए हमने थोड़ा होमवर्क किया है। N8N के अपने डॉक्यूमेंट्स देखे हैं, एक्शन लाइब्रेरी, डेटा, फ्लो लॉजिक वगैरह, और कुछ यूट्यूब वीडियोस भी खंगाले, जैसे बिल्डिंग AI एजेंट्स, लोकल AI वाले। हाँ, और एडवांस्ड कोर्स और क्विक स्टार्ट जैसे भी। बिल्कुल। हमारा मकसद आज ये समझना है कि भाई ये N8N आखिर है क्या भला, काम कैसे करता है, इसके जो मेन पुर्जे हैं, वर्कफ्लो, नोड्स, ट्रिगर, एक्शन, ये सब क्या हैं, और हाँ, खास तौर पर इसकी AI वाली जो क्षमताएं हैं, जैसे AI एजेंट्स कैसे बनते हैं, लोकल AI कैसे काम करता है, उस पर हम थोड़ा गहराई में जाएंगे। हाँ, ये उन लोगों के लिए काफी काम का रहेगा जो जल्दी और गहराई से समझना चाहते हैं। बिल्कुल। चलिए तो फिर शुरू करते हैं। सबसे पहले बिल्कुल बेसिक लेवल पे N8N है क्या? हाँ, तो देखिए N8N बेसिकली एक वर्कफ्लो ऑटोमेशन प्लेटफॉर्म है। ओके। आसान भाषा में कहूँ तो ये अलग-अलग सॉफ्टवेयर या एप्स को आपस में जोड़ने का एक तरीका है, अच्छा। और उनके बीच जो डेटा का फ्लो है उसको ऑटोमेटिक बनाने का, वो भी बिना ज्यादा कोडिंग के। ये एपीआईज के जरिए एप्स को कनेक्ट करता है। अच्छा, आपने कहा बिना ज्यादा कोडिंग के, तो ये लो कोड या नो कोड जैसा कुछ है? हाँ, कह सकते हैं। इसमें एक विजुअल इंटरफेस है, ड्रैग एंड ड्रॉप वाला, तो ये लो कोड कैटेगरी में आता है। पर इसकी असली ताकत है इसकी कस्टमाइजेबिलिटी और फ्लेक्सिबिलिटी। मतलब अगर जरूरत पड़े तो आप कस्टम कोड जैसे जावास्क्रिप्ट वगैरह लिख सकते हैं, अपने नोड्स बना सकते हैं। और एक बहुत जरूरी बात, आप इसे N8N के क्लाउड पर चला सकते हैं, या फिर अगर डेटा प्राइवेसी बहुत जरूरी है तो अपने सर्वर पर खुद होस्ट कर सकते हैं, सेल्फ होस्टिंग। हाँ, ये सेल्फ होस्टिंग वाला पॉइंट इंटरेस्टिंग है। अच्छा, आपने नोड्स और वर्कफ्लो बोला, ये क्या चीजें हैं, जरा समझाएंगी? जरूर। देखिए, वर्कफ्लो को आप समझ लीजिए पूरी ऑटोमेशन की रेसिपी, ठीक है। और नोड्स उस रेसिपी के स्टेप्स या सामग्री हैं। ये वर्कफ्लो के बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं एक तरह से। नोड्स डेटा ला सकते हैं, उस पर कुछ काम कर सकते हैं, या डेटा को कहीं और भेज सकते हैं। अच्छा, तो सारा खेल इन नोड्स का ही है? किस किस तरह के होते हैं ये नोड्स? हाँ जी, मेनली 3 तरह के होते हैं। पहले हैं ट्रिगर नोड्स। इन पर अक्सर वो बिजली वाला निशान बना होता है। हाँ, देखा है। ये वर्कफ्लो को स्टार्ट करते हैं। जैसे ही कोई खास इवेंट होता है, मान लीजिए किसी ने कोई फॉर्म भरा या ऐप में कुछ बदला, या बस टाइम हो गया, ये ट्रिगर नोड एक्शन में आ जाता है, वर्कफ्लो शुरू। ओके, तो ये स्टार्ट पॉइंट है। और ट्रिगर के बाद आते हैं एक्शन नोड्स। ये बीच के स्टेप्स हैं। ये डेटा लेते हैं, उसे बदलते हैं, जैसे नाम ठीक करना, या किसी दूसरे सिस्टम पे काम करते हैं, जैसे ईमेल भेजना या स्प्रेडशीट अपडेट करना। N8N में सैकड़ों ऐप्स के लिए जीमेल, स्लैक, गूगल शीट्स, इन सब के लिए पहले से बने हुए ट्रिगर और एक्शन नोड्स मौजूद हैं। हम्म। और एक तीसरी तरह के भी थे शायद, कोर नोड्स। हाँ, कोर नोड्स। ये थोड़े अलग हैं, ये किसी बाहरी ऐप से सीधे नहीं जुड़ते। इनका काम है वर्कफ्लो के अंदर लॉजिक संभालना, इंतजार करना, या छोटे मोटे काम करना। जैसे IF नोड है, उससे आप कंडीशन लगा सकते हैं। वेट नोड से वर्कफ्लो को रोक सकते हैं। और ये सब जुड़ते कहाँ हैं? आपने कहा था विजुअल इंटरफेस है। ये सब होता है N8N के एडिटर UI में। उसको कैनवस कहते हैं। आप कैनवस पर इन नोड्स को ड्रैग करके लाते हैं और फिर तीरों से जोड़कर अपना वर्कफ्लो डिजाइन करते हैं। देखने में काफी आसान हो जाता है समझना। सही है। अच्छा, जब हम जीमेल या गूगल शीट्स जैसे बाहरी ऐप्स को जोड़ते हैं, तो अपनी लॉगिन डिटेल्स भी देनी पड़ती होंगी, वो सेफ रहती हैं? बिल्कुल, ये बहुत जरूरी सवाल है। इसके लिए N8N में क्रेडेंशियल्स का सिस्टम है। आपकी जो भी सेंसिटिव जानकारी है, एपीआई कीज, पासवर्ड, टोकन, वो आप सुरक्षित तरीके से स्टोर कर सकते हैं। ये डेटाबेस में इनक्रिप्टेड रहती है, और सिर्फ वही नोड उसे एक्सेस कर सकता है जिसके लिए वो बनी है। तो हाँ, सिक्योरिटी का ध्यान रखा गया है। ये तो ठीक है। अब ये बताइए कि डेटा एक नोड से दूसरे तक जाता कैसे है, और अगर हमें वर्कफ्लो के रास्ते को कंट्रोल करना हो तो? डेटा जो है वो आमतौर पर JSON फॉर्मेट में आइटम्स की शक्ल में एक नोड से दूसरे तक बहता है। हर नोड अपने पिछले नोड से इनपुट लेता है, अपना काम करता है, और फिर अगले को आउटपुट दे देता है।
कई बार हमें डेटा को थोड़ा बदलना पड़ता है, जैसे कई आइटम्स को एक साथ करना या सिर्फ कुछ को आगे भेजना, डुप्लीकेट हटाना वगैरह। इसके लिए खास नोड्स हैं, एग्रीगेट, लिमिट, रिमूव डुप्लीकेट्स, स्प्लिट आउट जैसे। और अगर वर्कफ्लो में फैसला लेना हो, जैसे ईमेल में अर्जेंट लिखा है तो ये करो नहीं तो वो करो। हाँ, उसके लिए फ्लो लॉजिक वाले कोर नोड्स हैं, जैसे IF नोड। ये डेटा को 2 रास्तों में बांट सकता है, कंडीशन सही है या गलत। अगर 2 से ज़्यादा रास्ते चाहिए तो स्विच नोड है। ये कई शर्तों के आधार पर डेटा को अलग-अलग ब्रांचेस में भेज सकता है। ये ब्रांचेस अलग अलग तो चली गई, पर इन्हें वापस एक साथ कैसे लाते हैं? उसके लिए मर्ज नोड है। ये 2 या ज़्यादा ब्रांच से आ रहे डेटा को फिर से एक स्ट्रीम में मिला देता है। इसके भी कई तरीके हैं। आप डेटा को बस एक के पीछे एक जोड़ सकते हैं, जिसे अपेंड कहते हैं, या फिर किसी कॉमन चीज़ जैसे ईमेल एड्रेस के आधार पर डेटा मिला सकते हैं, कंबाइन कर सकते हैं, कुछ SQL जॉइन जैसा। एक और सिचुएशन सोच रहा था, मान लीजिए 100 ईमेल एड्रेस हैं और सबको एक एक करके ईमेल भेजना है। ये कैसे होगा? एक साथ तो शायद ना भेज पाएं। हाँ, बिल्कुल सही सोचा आपने। इसके लिए लूप ओवर आइटम्स नोड है। पहले इसे स्प्लिट इन बैचेस कहते थे। ये डेटा को छोटे छोटे बैच में बांट देता है और फिर उन पर बारी बारी से काम करता है। ये तब बहुत काम आता है जब आप जिस API को कॉल कर रहे हैं उसकी कोई लिमिट हो, रेट लिमिट जिसे कहते हैं। अच्छा, मतलब API को ओवरलोड नहीं करना। एग्जैक्टली। लूप और वेट नोड को मिलाकर आप आराम से काम कर सकते हैं बिना API की लिमिट तोड़े। ये जानना भी दिलचस्प होगा कि अगर कई ब्रांचेस हैं तो n8n उन्हें चलाता किस ऑर्डर में है? हाँ, ये थोड़ा टेक्निकल है। n8n के नए वर्जन में डिफ़ॉल्ट ये है कि वो एक ब्रांच को पहले पूरा खत्म करता है, फिर अगली पर जाता है। कौन सी ब्रांच पहले चलेगी ये कैनवस पर उसकी पोजीशन से तय होता है, ऊपर से नीचे और फिर बाएं से दाएं। वैसे इसे बदलने के तरीके हैं, पर अगर एक ब्रांच का आउटपुट दूसरी को चाहिए तो मर्ज नोड ही सबसे सेफ तरीका है। और वो एक्सप्रेशंस का जिक्र सुना था, वो क्या फंडा है डेटा को डायनामिक बनाने के लिए? एक्सप्रेशंस ये आपको नोड के पैरामीटर्स में फिक्स्ड वैल्यू की जगह थोड़ी जावास्क्रिप्ट लिखने की सुविधा देते हैं। इससे आप पिछले नोड से मिले डेटा को यूज कर सकते हैं, कैलकुलेशन कर सकते हैं, या सिस्टम की जानकारी जैसे अभी टाइम क्या हुआ है वो इस्तेमाल कर सकते हैं। इससे वर्कफ्लो बहुत ज्यादा फ्लेक्सिबल बन जाता है। ये तो हो गई पारंपरिक ऑटोमेशन वाली बातें जो काफी यूजफुल हैं, लेकिन आपने शुरू में AI इंटीग्रेशन की बात की थी। मुझे लगता है यहीं पर ये टूल और भी पावरफुल हो जाता है। हाँ बिल्कुल, यहीं n8n थोड़ा अलग खड़ा होता है। तो n8n में AI कैसे काम करता है? AI इंटीग्रेशन समझने से पहले एक चीज समझनी जरूरी है कि एक नॉर्मल LLM जैसे GPT और एक AI एजेंट में क्या फर्क है। LLM जो है वो बेसिकली टेक्स्ट लेता है और अगला शब्द क्या होगा ये सोचकर टेक्स्ट जनरेट करता है। ठीक है, और AI एजेंट? वो इससे अलग कैसे है? AI एजेंट इससे कहीं ज्यादा है। वो सिर्फ टेक्स्ट नहीं समझता, उसका एक गोल होता है, एक लक्ष्य। वो उस लक्ष्य को पाने के लिए प्लान बना सकता है, फैसले ले सकता है और सबसे जरूरी टूल्स इस्तेमाल कर सकता है। टूल्स मतलब? टूल्स उसे बाहरी दुनिया से इंटरैक्ट करने की पावर देते हैं, जैसे कैलकुलेशन करना, वेब सर्च करना या किसी और API से बात करना। वो एक टास्क के लिए बैकग्राउंड में कई स्टेप्स ले सकता है। अच्छा, तो n8n हमें ऐसे एजेंट बनाने की सुविधा देता है। इसका फायदा क्या है फिर? बिल्कुल, और n8n का सबसे बड़ा फायदा यही है कि ये आपको ट्रेडिशनल रूल बेस्ड ऑटोमेशन जैसे regex से ईमेल निकालना या IFLs लॉजिक और LLM की समझ और रीजनिंग पावर, इन दोनों को एक ही वर्कफ्लो में मिलाने की आज़ादी देता है। देखिए, हर छोटे काम के लिए AI एजेंट यूज करना न तो जरूरी है और शायद महंगा भी पड़ सकता है। n8n आपको ये फ्लेक्सिबिलिटी देता है कि आप चुनें कब रूल बेस्ड लॉजिक ठीक है और कब AI की जरूरत है। यही इसकी असली पावर है। सही बात है। अच्छा, तो n8n में AI एजेंट बनाने का प्रोसेस क्या है, कैसे बनता है ये? इसके लिए आपको अपने वर्कफ्लो में AI एजेंट नोड ऐड करना होता है। इसमें कई तरह के एजेंट हैं, पर टूल्स एजेंट सबसे पावरफुल और वर्सेटाइल है। इस एजेंट नोड को काम करने के लिए कुछ चीजें चाहिए। सबसे जरूरी है चैट मॉडल। चैट मॉडल वो LLM है जिसे एजेंट सोचने, समझने और जवाब देने के लिए यूज करेगा। आप OpenAI, GPT-4o वगैरह, एंथ्रोपिक क्लॉड जैसे क्लाउड मॉडल चुन सकते हैं या फिर लोकल मॉडल भी। उस पर हम बाद में आएंगे।
हाँ, और जो भी मॉडल चुने उसके क्रेडेंशियल्स, एपीआई की वगैरह आपको n8n में सेट करने होंगे। ठीक है। एजेंट को ये कैसे पता चलता है कि उसे करना क्या है? मतलब हम उसे इंस्ट्रक्शन कैसे देते हैं? इसके लिए दो मेन इनपुट हैं, यूजर मैसेज या प्रॉम्प्ट सोर्स और सिस्टम मैसेज। यूजर मैसेज वो असल सवाल या टास्क है जो आप एजेंट को दे रहे हैं। ये किसी पिछले नोड से आ सकता है, जैसे चैटबॉट से मिला मैसेज, या आप खुद भी लिख सकते हैं। और सिस्टम मैसेज, इसका क्या रोल है? सिस्टम मैसेज बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। ये एजेंट की पर्सनालिटी, उसके काम करने का तरीका, उसके रूल्स, उसकी बाउंड्रीज सब डिफाइन करता है। आप यहाँ बताते हैं कि एजेंट को कैसा रोल प्ले करना है, जैसे एक हेल्पफुल असिस्टेंट बनो, उसकी बात करने का स्टाइल कैसा हो, शॉर्ट में जवाब दो, टेक्निकल शब्द मत यूज करो, और उसे क्या नहीं करना है, जैसे अंदाजा मत लगाओ, पक्का नहीं हो तो पूछो। सिस्टम मैसेज में आप डायनामिक जानकारी भी डाल सकते हैं, जैसे अभी का टाइम क्या है, क्योंकि कई एलएलएम्स को ये पता नहीं होता। इसके लिए आप n8n एक्सप्रेशंस यूज कर सकते हैं। एक अच्छा यूजर और सिस्टम मैसेज लिखना मतलब प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग एजेंट की परफॉर्मेंस के लिए बहुत जरूरी है। चैटबॉट्स के साथ एक दिक्कत होती है कि वो पिछली बातें भूल जाते हैं। क्या n8n एजेंट्स कॉन्टेक्स्ट याद रख सकते हैं बातचीत का? हाँ, इसके लिए मेमोरी फीचर है। जब आप वर्कफ्लो में मेमोरी कंपोनेंट जैसे विंडो बफर मेमोरी ऐड करते हैं, तो n8n हर अलग बातचीत के लिए एक यूनिक सेशन आईडी यूज करता है। ये उस सेशन के सारे मैसेज यूजर के भी और एजेंट के भी एक साथ रखता है। तो जब एजेंट अगली बार एलएलएम को कॉल करता है, तो वो इन पिछले मैसेजेस का पूरा स्टैक भेजता है। इससे एलएलएम को पूरी बातचीत का कॉन्टेक्स्ट पता रहता है। अगर आप चैट ट्रिगर जैसे टेलीग्राम, स्लैक यूज कर रहे हैं, तो ये सेशन आईडी अक्सर अपने आप मैनेज हो जाती है। आपने टूल्स का जिक्र किया था जिनका एजेंट इस्तेमाल कर सकता है। ये क्या हो सकते हैं? कुछ उदाहरण? टूल्स एजेंट की पावर को बढ़ाते हैं। ये कुछ भी हो सकता है, एक सिंपल कैलकुलेटर, मौसम बताने वाला टूल, किसी वेबसाइट से जानकारी निकालने वाला टूल मतलब वेब स्क्रैपर, विकिपीडिया सर्च करने की एबिलिटी, या फिर आपके अपने डेटाबेस या वेक्टर स्टोर से जानकारी खोजने की क्षमता। आप n8n में बने बनाए टूल्स यूज कर सकते हैं या खुद अपने कस्टम टूल्स भी बना सकते हैं। जबरदस्त। अब आते हैं लोकल एआई पर। आपने कहा था कि हम क्लाउड मॉडल की जगह लोकल मॉडल भी यूज कर सकते हैं। ऐसा क्यों करेंगे और कैसे, ये थोड़ा समझाएंगे। हाँ, लोकल एआई। इसके दो मेन कारण हैं, प्राइवेसी और कॉस्ट। अगर आप सेंसिटिव डेटा पर काम कर रहे हैं, जिसे आप ओपन एआई या किसी और थर्ड पार्टी को भेजना ही नहीं चाहते, तो लोकल मॉडल चलाना बेस्ट ऑप्शन है। सही बात है, डेटा अपने पास रहेगा। बिल्कुल। और दूसरा, क्लाउड मॉडल की एपीआई कॉल्स महंगी हो सकती हैं, खासकर अगर आपका यूसेज बहुत ज़्यादा है। लोकल मॉडल का शुरुआती सेटअप शायद थोड़ा मुश्किल लगे, पर लंबे समय में ये सस्ता पड़ सकता है। तो n8n के साथ लोकल मॉडल चलाएं कैसे? क्या तरीके हैं? कई तरीके हैं। एक पॉपुलर तरीका है LM स्टूडियो जैसा कोई डेस्कटॉप ऐप यूज करना। आप इसमें अलग अलग ओपन सोर्स मॉडल जैसे लामा, मिस्ट्राल डाउनलोड करके अपने कंप्यूटर पर चला सकते हैं। LM स्टूडियो एक लोकल सर्वर बना देता है जो OpenAI की API जैसा ही काम करता है। फिर आप n8n के OpenAI नोड में बस बेस URL बदलकर अपने लोकल सर्वर का एड्रेस डाल देते हैं। सिंपल। हाँ, और ओलामा, उसका भी काफी नाम सुना है आजकल। हाँ, ओलामा भी बहुत पावरफुल और पॉपुलर कमांड लाइन टूल है। llama.cpp पर बेस्ड है। ये भी मॉडल डाउनलोड करने और चलाने में काफ़ी आसान है। और n8n इसके साथ बहुत अच्छे से इंटीग्रेट होता है। n8n एक डॉकर कंपोज सेटअप भी देता है, जिसमें n8n, ओलामा और एक वेक्टर स्टोर जैसे क्वाड्रेंट पहले से कॉन्फ़िगर होते हैं। आप इसे अपने CPU पर या अगर NVIDIA GPU है तो GPU पर भी चला सकते हैं। फिर n8n में आप खास ओलामा चैट मॉडल और ओलामा एम्बेडिंग्स नोड्स यूज कर सकते हैं। लेकिन क्या इन लोकल मॉडल को चलाने के लिए बहुत हैवी कंप्यूटर नहीं चाहिए, अगर वैसा हार्डवेयर ना हो तो? ये मॉडल पर डिपेंड करता है। छोटे मॉडल तो नॉर्मल लैपटॉप पर भी चल जाते हैं, पर बड़े मॉडल के लिए वाकई पावरफुल हार्डवेयर चाहिए होता है। अगर आपके पास लोकल हार्डवेयर नहीं है, तो एक और ऑप्शन है। आप रनपॉड जैसी सर्विस से क्लाउड पर GPU सर्वर रेंट पर ले सकते हैं। अच्छा। हाँ, आप वहाँ ओलामा या कोई दूसरा फ्रेमवर्क सेटअप करके n8n को उससे कनेक्ट कर सकते हैं। ये लोकल CPU से काफ़ी तेज़ हो सकता है और फिर भी आपको क्लाउड LLM प्रोवाइडर से
ज्यादा कंट्रोल और शायद कम कॉस्ट भी मिल सकती है। ये लोकल एआई सेटअप सुनने में तो बहुत ही बढ़िया लग रहा है, खासकर प्राइवेसी के लिहाज से। क्या इसके साथ आरएजी भी कर सकते हैं? मतलब जैसे मैं कोई पीडीएफ अपलोड करूं और एजेंट से उसी पीडीएफ के बारे में सवाल पूछ सकूं बिना मेरा डेटा कहीं बाहर भेजे? बिल्कुल कर सकते हैं, और यही लोकल एआई की असली ताकत दिखती है। RAG यानी रिट्रीवल ऑगमेंटेड जनरेशन का मतलब ही यही है कि LLM को बाहर की जानकारी देकर उसके जवाब बेहतर करना। लोकल एआई से आप ये पूरा प्रोसेस अपने कंट्रोल में रख सकते हैं। ये कैसे काम करेगा? मान लीजिए वही पीडीएफ वाला उदाहरण लेते हैं, स्टेप्स क्या होंगे? हाँ, देखिए, आप एक ऐसा वर्कफ्लो बना सकते हैं। पहले चैट ट्रिगर से यूजर ने पीडीएफ अपलोड की। दूसरा, NNN का टेक्स्ट स्प्लिटर नोड उस पीडीएफ के टेक्स्ट को छोटे-छोटे हिस्सों चंक्स में तोड़ देगा। तीसरा, इसके बाद ओलामा एम्बेडिंग्स नोड या कोई और लोकल एम्बेडिंग मॉडल इन चंक्स को वेक्टर्स में बदलेगा। एम्बेडिंग मतलब टेक्स्ट को नंबर्स में बदलना जिसे एआई समझ सके। ओके। 4. ये वेक्टर्स और टेक्स्ट चंक्स लोकल वेक्टर स्टोर जैसे वो डॉकर सेटअप वाला क्वाड्रेंट में सेव हो जाएंगे। 5. अब जब यूजर उस पीडीएफ के बारे में सवाल पूछता है तो एआई एजेंट एक खास वेक्टर स्टोर क्वेश्चन आंसर टूल यूज करता है। 6. ये टूल यूजर के सवाल का भी एम्बेडिंग बनाता है उसी मॉडल से जिससे डेटा डाला था और वेक्टर स्टोर में सबसे मिलते जुलते चंक्स ढूंढता है। 7. फिर ये टूल एक लोकल LLM जैसे ओलामा चैट मॉडल को वो सवाल और ढूंढे हुए चंक्स देता है। 8. LLM उन चंक्स के आधार पर जवाब तैयार करता है। 9. और आखिर में ये जवाब मेन एजेंट को मिलता है जो उसे यूजर को दिखा देता है। इस पूरी प्रोसेस में आपका डेटा आपके लोकल सिस्टम या आपके कंट्रोल वाले सर्वर से बाहर गया ही नहीं। ये तो कमाल है, प्राइवेसी पूरी मेंटेन हुई। लेकिन अगर हम एम्बेडिंग मॉडल बदल दें तो मान लीजिए आज एक मॉडल यूज किया, कल कोई बेहतर आ गया। हाँ, ये एक बहुत जरूरी बात है। अगर आप एम्बेडिंग मॉडल बदलते हैं तो आपको अपने सारे डेटा को नए मॉडल से दोबारा एम्बेड करना पड़ेगा, रीइंडेक्स करना पड़ेगा। अच्छा, क्यों? क्योंकि हर मॉडल टेक्स्ट को वेक्टर्स में अलग तरह से बदलता है, उनका टोकनाइजेशन अलग होता है। अगर आप पुराने एम्बेडिंग्स पर नए मॉडल से सर्च करेंगे तो नतीजे या तो मिलेंगे नहीं या गलत मिलेंगे। तो मॉडल बदलते वक्त रीइंडेक्सिंग जरूरी है। समझ गया। तो कुल मिलाकर हमने देखा कि N8N एक बहुत ही फ्लेक्सिबल और पावरफुल टूल है। ये सिर्फ रोज के काम ऑटोमेट नहीं करता, बल्कि एआई को बहुत यूनिक तरीकों से इंटीग्रेट करने की पावर देता है। हमने नोड्स, वर्कफ्लो, ट्रिगर, एक्शन, ये सब बेसिक चीजें समझी। हाँ, और हमने ये भी जाना कि एक नॉर्मल LLM और एक गोल ओरिएंटेड एआई एजेंट में क्या फर्क है। N8N में मेमोरी और कॉन्टेक्स्ट के साथ एजेंट कैसे बनते हैं ये भी देखा, और प्राइवेसी और कॉस्ट के लिए लोकल एआई चलाने के जो ऑप्शंस हैं, चाहे वो LM स्टूडियो हो, ओलामा हो या रेंटेड GPU, ये डेवलपर्स और छोटे बिजनेस के लिए एआई को कहीं ज्यादा एक्सेसिबल बनाते हैं। वर्कफ्लो लॉजिक, डेटा को स्प्लिट, मर्ज, लूप करना, ये सब भी इसके इंपॉर्टेंट पहलू हैं जो कॉम्प्लेक्स ऑटोमेशन को पॉसिबल बनाते हैं। बिल्कुल। अब यहाँ एक सोचने वाली बात आती है मेरे मन में। हम सिंपल चैटबॉट या बेसिक RAG से आगे बढ़ के N8N की जो इतनी बड़ी इंटीग्रेशन लाइब्रेरी है, मतलब सैकड़ों ऐप्स से जुड़ने की क्षमता, साथ में ट्रेडिशनल प्रोग्रामिंग लॉजिक जैसे इफ एल्स, लूप्स, डेटा मैनिपुलेशन और लोकल एआई एजेंट्स जो प्राइवेट डेटा पर सेफली काम कर सकते हैं, इन सबको मिला के सीखने या काम की कौन सी ऐसी खास चुनौतियां हैं जिनके लिए हम वाकई में कॉम्प्लेक्स पर्सनल और प्राइवेट ऑटोमेशन बना सकते हैं? ऐसी कौन सी अनोखी प्रोसेस या सॉल्यूशन तैयार किया जा सकता है जो शायद पहले मुमकिन ही नहीं था या बहुत ही मुश्किल था? इस पर सोचना चाहिए।